डॉक्टर अजय भट्टाचार्य का आप सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारी हौसला अफजाई के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इतना प्यार आप लोगों ने हम पर ढोल दिया पहले अंक के बाद कि हमें विश्वास हो गया कि हमने एक सही और नई पहल शुरू की है। हमारे दूसरे अंक की शुरुआत के लिए हम आमंत्रण देंगे सम्मान और आदर के साथ डॉक्टर धनंजय वर्मा जी को कि वो आएं और अपनी कविताएं आपके सामने रखें। अगली कविता संझा नदी तट की। सुनसान सी बेहोश रात पर हल्की सी परतें धुएं की किसी गहरी थकान की लगती हैं, भीगी उच्छ्वासें हैं। पतली सी नदी जल की नीली रेखा मटमैली, सीने पर लौट गई सांप सी भूली सी याद किसी की। गोला लाल सूरज का डूबता है, दोनों किनारों के बीच पीता लालिमा बिखेर कर बेजान बना जाता है मन की गति को। आकाश पर अंधेरे की स्याह चादर फैलती है, दूजों का चांद तरबूज की पतली फाक सा निकलता है। टिमटिमाता सितारा पास ही मन के सुराख सा निष्पंद पड़ा है। रेत धंसते पांव थकते कई मोटे और गहरे उभरते हैं दहकानों के, उड़ाते हैं धुंधल का बादलों सा। देर से या अबेर से रेत बेहोश मुर्दा और सर्द होकर ओढ़ लेगी अंधेरे की सघन परतें। निगल ही जाएगा अंधेरा दूज की उस फाक को भी, मन के सुराख सब बिखर ही जाएंगे आकाश में। बिला जाएंगे लंबे और तीखे स्वर और लौटते थके पांव दहकानों के। भली है यह उदास उबासी संझा रात, लेकिन होगी खामोश मुर्दा सर्द और नम। अगली कविता रात। लिपि पुती ढिगाई रात, चौक पुरी चित्र लिखी, कलश धरे खूंट पर चंदा की मूरत, पूजा की वेदी पर मंडोवा सजा नखत प्रसूनों से, नीले चदरे पर लकलकाते जरी के तार। बिलादे बसंत में बिखरता पलाश का पराग, सरसराती हवा की झोंकों में बिजन डुलाते पत्तों पर चिलकती है चांदनी। नकुओं में रतरानी की महक बादक नकेल वीरानी की इस बेबसी में निर्द्वंद पड़ती है। और चौकड़ी भरते हैं सेमरी बादल, कामनाएं ज्यों अपूर्ण चेतना के शीशे पर धुंधला गई है। अगली कविता दोपहर। चटक शोक दोपहरिया में झड़ते टेसू की लाली को लपट हवा की जाती है बगरा। चमक तेज इस बिन चंदा की चांदनी में मन पर उगे फफूलों का सहला जाते हैं मत मैंगली ऐरावती सफेद बदरा। साएं साएं सुनसान से इस वादी में बिन जोड़ी का परेवा बिलखता है, करेजे का मेरा रेजा रेजा करकता है। परस्कर पर्वत की गर्म सांसों को उसास भरती महक झरबेरी से आती है। सेमल फूली रुईला बादल मन की जलन पर फाहे सा सरसराता है। अगली कविता कुहासा। रात का जाता पहर धरती को कुहासे ने ढांप लिया। धूमिल पूनों का चांद नीले कैनवास पर सफेद धब्बे सा पसरा। नीम और आम के पत्तों की ओस की बूंदों से शीत में ठुठुरते बातास से सिकुड़ गया। उजियाता प्रात है, सूरज ने अंगड़ाई ली, कोहरे की नर्म चादर खींची, हवा ने सिसकारी भरी। मुंदे मुंदे फूल गमक गए, काले पड़ गए मन के धब्बे, सुबह की सर्दी में जम गए, मुझे उदास कर गए। मन का कुहासा क्रियाओं पर पड़ता है, अनमने अनमने सब कुछ हो जाता है। खिलकता प्रात है, कुहासे को चीरता है। अकेला में कुहासे की परतें ओढ़कर लपेटकर
भीलता हूँ, रिश्ता हूँ, निष्क्रिय हो जाता हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ऑर्किड जो कहानी अनीता सब्बरवाल जी कह रही हैं, सुना रही हैं, वो सीरियलाइज है। तो उसका इस दूसरे अंक में ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये सुनाने के लिए मैं आमंत्रण देता हूँ अनीता सब्बरवाल जी को कि वो आएं और ऑर्किड कहानी को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस रात मुझे लगा मैं खुद को उसके पास छोड़ आया हूँ। उसके पास या कॉलेज में। हो सकता है वह मेरा मन अपने साथ ना ले गई हो। यह भी हो सकता है कि उसका मन वहीं रह गया हो, उसी कमरे में। ऐसे वाहियात ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। मुझे पहले खुद का इलाज कर लेना चाहिए। सोचा कि सुबह किसी तरह उससे मिलकर माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। अगली सुबह मुझे बड़ी उदास लग रही थी। कई दफ़ा उठते ही जैसे एहसास हो जाता है कि आज का दिन खास अच्छा नहीं बीतने वाला। अचानक ही आसमान में बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। सर्दी के मौसम में ऐसा दिन मुझे ज़रा भी नहीं भाता। इस मौसम की वजह से मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा दिन भर। रुखसाना की नाराज़गी की भी आज परवाह नहीं थी मुझे, लेकिन ना ही मैं स्वास्तिका से मिल सका और ना ही माफ़ी मांग सका उससे। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। एक दिन वह मेरी क्लिनिक में आई। मैं हैरान भी था और सच कहूँ तो थोड़ा डरा हुआ भी। मैंने उसे अपने खास कमरे में बिठाया। अभी कोई मरीज नहीं था। कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैं बिना वक्त लिए आ गई आपके पास? आप एक डॉक्टर के पास आई हैं या एक पेंटर के पास? वह खिलखिलाकर हंस दी, बच्चों की तरह की खिलखिलाहट। कितनी मासूमियत और बचपना भरा था उसमें। एक सलाह देंगे आप? उसने चिड़िया की तरह प्यारी सी आवाज में पूछा था। कोशिश करूंगा, मैंने कहा और आमदिन को चाय लाने के लिए गया। यह मेरा फाइनल ईयर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या करना चाहिए। पढ़ाने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने यह सब्जेक्ट क्यों चुना। दरअसल मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। उसके बच्ची जैसे चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर मैं मुस्कुराहट रोक नहीं सका, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं परेशान हूँ और आपसे सलाह लेने आई हूँ। आप हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। आप मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? मैं खुद को रोक नहीं पाया और खिलखिलाकर हंस दी। उसे बुरा लगा था, लगना ही चाहिए था। वह तो अच्छा हुआ कि उसी वक्त रामदीन चाय ले आया, नहीं तो वह उठकर चली ही जाती। तो चुपचाप चाय पीती रही। सफेद रंग के चूड़ीदार कुर्ते में वह कोई परी ही लग रही थी मुझे। माफ करना स्वास्तिका, मैं आपकी परेशानी का मजाक नहीं बना रहा, ना ही मैं आपकी किसी बात को हल्के में ले रहा हूँ। आप एक छोटी बच्ची की तरह हैं और बड़ी औरत बनने की कोशिश करती हैं। आपकी पर्सनैलिटी से यह मेल नहीं खाता। लगता ही नहीं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होने वाला है। बस इसीलिए। मैं 22 साल की हूँ। उसने ऐसे कहा जैसे 42 की हो, और उस वक्त मुझे पूरा यकीन था कि वह 42 की होकर भी 22 की ही रहेगी। खैर, मैं उसे समझाता रहा, उसके शौक पूछता रहा। मैंने उसे पीएचडी करने की सलाह नहीं दी। जब पढ़ाना ही नहीं है तो क्यों मगजमारी की जाए? मामा कहती है कि कभी जरूरत पड़ सकती है। आप क्या चाहती हैं? मैं घूमना फिरना, पेंटिंग करना, कविताएं लिखना और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ सिवाय पढ़ने के। हाँ, घर पर रहने का मन नहीं होता। बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी और नजरें हाथ में पकड़े चाय की खाली प्याले पर थी। मैं उससे इधर उधर की बातें करता रहा। जब वह गई तो काफ़ी खुश थी। उसे मुस्कुराता देख मुझे भी अच्छा लगा। मैं आज बेहद खुश था। कई सालों के बाद एक ऐसी लड़की से बात करने का मौका मिला था जो बेहद सादगी और सहजता से बात कर रही थी। ना किसी की बुराई, ना कोई शिकायत, वरना जो लड़कियाँ
खास तौर से जो औरतें मेरे पास आती हैं ना, ये तो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। खुशी इंसान को कितना बदल देती है। मैं भी बदल गया था क्या? कई हफ्ते बीत गए। छुट्टी का दिन था और शाम का वक्त। स्वास्थ्य मेरे भतीजे पल्लव के साथ मेरे घर आ पहुंचे। बस इसी बात की उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। अब रुखसाना को क्या कहूँगा? दुनिया भर के तो सवाल कर डालेगी मैं। और पल्लव, वह उसे वहां छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं चला था। मैं अजीब सा महसूस कर रहा था। रुखसाना ने बड़ी सूखी सी मुस्कुराहट के साथ नमस्ते का जवाब दिया। वह उन सभी महिलाओं या लड़कियों से ऐसे ही बात करती थी जिन्हें मैं जानता था या जो मुझे जानती थी। मेरी मुस्कुराहट और खुशी दोनों ही जाने कहाँ गायब हो गई। आप चाय लेंगी? मैं बना ही रही थी। या कुछ देर बाद? नहीं मैम, मैं चाय नहीं लेती, थैंक्स। कैसे आई? कुछ काम था आदित्य से? स्वास्तिका मेरी ओर देखती रही। उसने अब तक शायद काफी कुछ समझ लिया होगा और मेरे चेहरे को भी पढ़ लिया होगा। नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं था। पल्लव को आना था इधर। कहने लगा, चलो अपने अंकल आंटी से मिलवा लाता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। कहते हुए मुस्कुरा गई। तो तुम आदित्य को नहीं जानती? हमारे कॉलेज में लेक्चर के लिए आते हैं। बड़ी घुटन महसूस हो रही थी मुझे। मैं ऐसे ही स्वास्तिका से उसके कॉलेज की बातें करता रहा। रुखसाना ने अपना बुनाई का काम शुरू कर दिया। इस बात से मुझे सख्त नफरत है, वह जानती है, फिर भी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वह रसोई में गई तो स्वास्तिका बाहर लॉन में चली गई। मैं खिड़की में से देख रहा था। वह एक एक फूल पौधे को बड़े ध्यान से देख रही थी। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वह अंदर नहीं आई, वह बाहर आ गया। वह आंखें बंद कर लंबी लंबी सांस ले रही थी। मैं खुद पर नियंत्रण खोता जा रहा था, पर मुझे खुद पर काबू पाना भी बखूबी आता है। अंदर चलो, ठंड लग जाएगी, मैंने बड़े प्यार से कहा था। वह मुस्कुराकर मेरी ओर आई। बहुत खूबसूरत बगीचा है आपका। उसके बालों और चेहरे पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थी। अरे तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? रुखसाना चाय बना लाई थी। हम लोग नहीं, यह लड़की जरूर बारिश का मजा ले रही है, मैंने कहा। जाओ वॉशरूम में जाकर बाल और चेहरा पोंछ लो। वहीं ड्रॉर में धुले तौलिए भी रखे हैं। अजीब बात है, कोई जानबूझकर कैसे भीग सकता है बारिश में? भाई मुझे तो बड़ा खराब लगता है। थोड़ी ही देर में स्वास्तिका बाहर आ गई, गुलाबी चेहरा और चमकती आंखें लिए। उसी वक्त पल्लव भी आ गया था। मुझे उम्मीद है तुम यहाँ बोर नहीं हुई होगी, उसने कहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम ठीक कहते थे, सर और मैम तो बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर उसकी नजर गिटार और कैसियो पर चली गई। अरे यह सब कौन बजाता है? सर आप? पहले बजाता था, अब तो काफी अरसा हो गया। वह जैसे कसमसा रही थी। पल्लव ने बताया उसे कि मैं संगीत का बहुत शौकीन हूँ और बहुत अच्छी गिटार बजाता हूँ। साथ ही मुझे यह भी बताया कि स्वास्तिका भी गिटार बजाती है। चलें हम लोग? उसने पल्लव से पूछा। तभी उसने चाय के खाली बर्तन उठाने चाहिए। रुखसाना ने उसके हाथ से ट्रे लगभग छीनते हुए कहा था, मुझे यह पसंद नहीं। स्वास्तिका को देखकर लग रहा था जैसे रो ही पड़ेगी। अच्छा, तुम्हें घर तक छोड़ूं या बस स्टॉप तक? पल्लव ने पूछा तो मैंने गुस्से में कहा था, पल्लव बाहर बारिश हो रही है, तुम्हें लड़कियों से ढंग से बिहेव करना आना चाहिए। क्या गलत कह रहा है वह? कहाँ हो रही है बारिश? रुखसाना ने कहा। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे कर सकता हूँ क्या? अंकल आप भी मजाक नहीं समझते कभी कभी। कल फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। क्या बात है निरंजन भाई, युवा कवियों को लेकर के आप आए और छा गए। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। निरंजन भाई, आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू यू। आप आए और इस जो एक पहल आपने शुरू की है इसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, नवल शुक्ल आज की हिंदी कविता में एक और ज़रूरी नाम। दो कविता संग्रह नवल शुक्ल के हैं, दसों दिशाओं में और
इस तरह एक अध्याय। नवल ने बच्चों के लिए भी कविताएं लिखी हैं और बाल कविताओं के भी उनके संग्रह हैं। साथ ही रंगकर्म में भी सक्रिय रहे हैं, कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। नवल शुक्ल मध्य प्रदेश की कई साहित्यिक सांस्कृतिक अकादमियों से जुड़े हुए हैं और अपने नवाचार के कारण जाने जाते हैं। नवल शुक्ल को रामविलास शर्मा सम्मान प्रदान किया जा चुका है। नवल की कविताओं में अपने समय पर एक पेनी नज़र हम पाते हैं और ये जो त्रासद समय है, जैसा कि आप अभी कविता में सुनेंगे, उस त्रासद समय से उबरने की छटपटाहट हम उनके कविताओं में देखते हैं। तो आइए सुनते हैं नवल शुक्ल को। हम निगरानी में हैं। जब 2.5 मिनट एक बड़ा समय था, तब 2.5 महीने तक मस्खरी थी और चुप्पी। अब हर 2.5 घंटे पर मृत्यु का लेखा जोखा है। 2.5 महीने में कितने मास्क बनाए जा सकते हैं, जांच के उपकरण जुटाए जा सकते हैं, सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स, पुलिस और प्रशासन के लिए ज़रूरी या काम चलाऊ तैयारियां की जा सकती हैं। मृत्यु के आंकड़ों में बदलते आदमी को आदमी के मौत मरने की सूची में रखा जा सकता है। यह सवाल किससे किया जा सकता है कि इसके लिए कुछ नहीं चाहिए था आँख और जज्बे के सिवा, ढोंग को त्यागने और संवेदनशीलता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। बस हमें नागरिक बनना चाहिए था। हम निरक्षर भी थे तो हमारा सहज ज्ञान अपार था। सीधी, सहज और सच्ची बातों को सुनने, वैसा व्यवहार करने और मनुष्य मति में रहने की हमारी लंबी परंपरा थी। वह आज भी अक्षुण्ण है। हम अपने ही देश में रहे और खतरे से अनजान रहे। हम अपने ही देश के वीराने में जहाँ तहाँ पाए जा रहे हैं, अपनी पोटली संभाले अपना ठौर खोजते हुए। हम भरोसेमंद नहीं रहे या कि नागरिक नहीं रहे, यह किसे पता होगा, इस पर बात होगी। पर हम निरापद नहीं हैं, हम निगरानी में हैं, यह सबको पता है। क्या हमारा भविष्य निगरानी शुदा भविष्य होगा? क्या हमारा समय बदल रहा है, जिसमें से सरकती जा रही हैं हमारी बनाई जगहें? क्या हम अपनी ही जगहों पर होंगे हतप्रभ? क्या सभी दीवारें टूट गईं कि टूटने को हैं? क्या हम जीने के लिए फिर से परिभाषित होंगे, स्वीकार, अस्वीकार या दरकिनार की तरह? जब सब कुछ खुला हुआ है, दिखाई देता हुआ पारदर्शी, तो जो सिर्फ भूख नहीं, लाचारी और बेबसी से भी अधिक कुछ है, नागरिकता, स्वतंत्रता और परस्पर का आखिरी समय बीत रहा है। कुछ है सर्वाधिक दखल और अधिकार सा कुछ है, कुछ संप्रभु सा, कुछ निर्णायक सा है, हमें खाद पानी की तरह देखता हुआ। अगली कविता है, यह युद्ध का समय है। जो कमज़ोर हैं उन्हें कमज़ोरी के कारण अलग करो,
जो बीमार हैं उन्हें बीमारी के कारण, जो बूढ़े हैं उन्हें बुढ़ापे के कारण अलग करो। धर्म भी हो सकता है अलगाव का कारण, लेकिन जो भूखे हैं, लाचार हैं, उन्हें गरीबी और लाचारी के कारण अलग करो। जो जिंदा रहने लायक हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए छोड़ दो। जो झेल सकते हैं मृत्यु, उन्हें मृत्यु का सामना करने दो। जो जिंदा रहना झेल सकता है उधर पलकें न झपकाओ। तुम चयन कर सकते हो, तुम चयन करो। 2 फिर 10 फिर 100 में से एक का चयन करो। बाकी के ऑक्सीजन सिलेंडर हटाओ, ज़रूरतों को भूल जाओ। यह समय युद्ध से कम नहीं है, यह युद्ध का समय है। जनता को ही लड़ना है यह युद्ध। हम अवश्य जीत हासिल करेंगे। याद रखो, जनता हमारे साथ है। इस दूसरे अंक को मैं पूर्ण करूं, इसको ख़त्म करूं, उसके पहले मैं पुनः आभार मानना चाहता हूं तहे दिल से मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य की ओर से उन सभी लेखकों, कवियों, लेखिकाओं, कवित्रियों का जिनकी वजह से ये संभव हो सका है। और हाँ, आप ना होते तो समावर्तन ना होता, आप ना होते तो समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन ना होता। आप हमारे साथ बने रहिए। आप अपने लेख, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं हमें भेजते रहिए। मैं इंतज़ार करता हूं आपका, और आप भी ज़रूर मेरा इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।